नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। आज भी मैं ग्रुप में गया, मैंने देखा तो समस्या फिर वहीं की वहीं है। सिलेबस जल्दी खींचो, समझ में हमें आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है। तो बच्चों अब ये आपकी चॉइस है, हम तो सिलेबस को खींच देंगे। अब जो से ऑर्डर था वो कि भाई इसी पैटर्न में चलना है, अब उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पहले आता है। आप चाह रहे हो कि ऑर्गेनिक हम पहले शुरू कर दें, तो चलिए आज तो हम ऑर्गेनिक शुरू कर रहे हैं। और देखो बच्चों, पढ़ाई के दो तरीके होते हैं, जैसे कि दवाई के दो तरीके होते हैं, वैसे पढ़ाई के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आदमी खुद ही अपनी दवा दारू कर ले, मतलब गूगल पे देख ले और दवाइयां ले ले और फिर मौत के मुंह में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा क्या होता है जी, एक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह मान ले, जैसे वो कह रहा है वैसे कर ले। तो आप अपनी डॉक्टरी लगाना चाहते हो, लगा लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। हम कोर्स को खींचने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा खींच देंगे, उसी पैटर्न पे फॉलो करता हूं मैं। ये वैसे पर्टिकुलरली बार बार कह चुका था कि भैया 4 चैप्टर फिजिकल के और 4 चैप्टर ऑर्गेनिक के केमिस्ट्री में यही मेन है। बार बार कहा है मैंने ये चीज, और अगर ये अच्छे से आ गया तो काम बढ़िया हो जाएगा। और मैं इसमें 11 का भी लिंक कर रहा था बार बार, क्योंकि भैया जेई के लिए भी फायदा हो जाए। बट बोर्ड का ही अब बार बार मुझे कहा जा रहा है ना कि एक्सेलेट बैच जो है वो बोर्ड का ही है। अरे भाई बोर्ड का है, मना नहीं कर रहे, लेकिन अगर बोर्ड एनसीईआरटी से ही जेई मेन और नीट का रास्ता भी अच्छा हो जाए तो कोई बुराई है? खैर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब बच्चे बड़ा सिंपल है, कल भी जाते जाते जब मैंने एक सवाल लिया था जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन के एक्सप्रेशन की बात मैं करना चाह रहा था, ऐसे बहुत सवाल मैंने निकाले थे कि हम डिस्कस करेंगे तो जेई का और उसका भी हो जाएगा, नीट का। बट कोर्स खींचना है तो वो एक तरफ रख दिए, डीपीपीज में या फिर वर्कशॉप में करा दूंगा। यहाँ मैं कोर्स खींचता हूँ बच्चे, एज यू ऑल वांट। चलिए, तो अच्छा जी, अब आ जाओ। पहला है ऑर्डर को निकालना है। ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बड़ी कमाल की चीज है। ऑर्डर भैया एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही निकालना होगा। रही बात, अच्छा एक वो भी कह रहे थे भाई लेक्चर की लेंथ। ठीक है, देखो कल लेक्चर की लेंथ कम हो गई थी, आपको पता है डिस्टर्बेंसेस, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और लेक्चर की लेंथ में बहुत ही साइंटिफिकली मैं और अमित सर कोशिश ये कर रहे थे कि डेली बेसिस पे इतना दिया जाए, ताकि बच्चे दोनों लेक्चर को आराम से देख पाएं और दोनों से सीख पाएं। भाई वहां पर भी सर का एक अपना तरीका, मेरा भी, दोनों से सीख पाएं, इसलिए हमने पैरेलल और टाइम वैसा रखा था। और लेंथ बढ़ाने का सीधा सा मतलब, हमें क्या नुकसान है, हमें तो इसमें कोई नुकसान ही नहीं है। तो हम इसकी लेंथ भी अब आपकी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज तो खैर टॉपिक ही छोटा रह गया था काइनेटिक्स का, और थोड़ी ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके हिसाब से हम इन चीज़ों को फिर आगे अपना मंडे वाली क्लास से हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे, ताकि मैक्सिमम पोर्शन एक क्लास में हो जाए। फिर बैकलॉग का रोना मत रोना कि बैकलॉग हो जाएगा, क्योंकि मेहनत तो आपको करनी है ना। 1.5 घंटे की अगर मेरी क्लास है तो उसके साथ आपको 3-4 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक की, लिख लिख के, तब वो दिमाग में बैठ पाएगा। नहीं तो बस कोर्स खत्म होगा, है ना। दो चीजें हैं, मैंने कल भी कहा था, भाई कोर्स कंप्लीट करना है या कोर्स फिनिश करना है। कंप्लीट वो करता है इंसान जो बढ़िया तरीके से पढ़ता है, फिनिश वो कि ले भाई खत्म हो गया, बस खत्म कहानी। तो ये चीज देखनी है। खैर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन निकालने का पहला जो एक्सपेरिमेंटल तरीका है जो बहुत बढ़िया है, वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड की जब बात करते हैं तो यहां क्या होता है, भाई हमारे पास 3 क्वांटिटी है। एक तो है इनिशियल कंसंट्रेशन, एक है लेफ्ट आउट कंसंट्रेशन, और एक है टाइम। तो एक हो गया मेरे पास ए नॉट, एक हो गया मेरे पास ए टी। ए नॉट क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। ए टी क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी। और भैया एंड टी, ये टाइम ले लिया मैंने। तो इन तीनों को अगर मैं लेता हूं, इन तीनों क्वांटिटीज को मैं क्या करता हूं, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें डालता जाता हूं। और जिस फॉर्म के साथ मेरा के कांस्टेंट आता जाए वही ऑर्डर है रिएक्शन का। क्या मतलब हुआ जी, ये 3 क्वांटिटी मैंने लिख ली, ठीक है। सो दीज 3 क्वांटिटीज आर डिटरमाइंड, दीज 3 क्वांटिटीज are determined and substituted in the integrated forms of, राइटिंग साफ आ गई, हाँ ठीक है। these 3 quantities are determined experimentally and substituted in the integrated forms of
various order. Next point, the equation which gives the most constant value of the rate constant will be the order of that reaction. ठीक है जी, will corresponds to the order of the reaction. कहने की बात क्या है बच्चों, भाई हिट एंड ट्रायल मेथड में आपने जो डिफरेंट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड फॉर्म्स बनाई थी, जो इक्वेशन बनाई थी, उसके अंदर इनिशियल कंसेंट्रेशन, लेफ्ट आउट कंसेंट्रेशन और टी की वैल्यू रिप्लेस करो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए और के निकालते जाओ। जिस भी रिएक्शन में, मान लो आपने एक रिएक्शन देखी एक्सपेरिमेंटली और आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में क्या किया है, आपने बस उसमें के निकालते गए हो। तो अब आपने पहले मान लो फर्स्ट ऑर्डर की मान लो रिएक्शन लगाई, तो वो क्या रिएक्शन थी, अब आपने यहां पर टाइम की वैल्यू रख दी उस टाइम इंटरवल के लिए, उस समय क्या वैल्यू थी ए नॉट की वो रख दी, उस समय क्या वैल्यू थी ए टी की वो रख दी और आप के निकालते गए। तो जिस रिएक्शन के साथ ये के कॉरस्पॉन्ड करता चला जाए, सबसे ज्यादा कांस्टेंट वैल्यू देता चला जाए, वही उसका ऑर्डर है। यानी अगर डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए मैंने के निकाला और सब में के सेम आता चला गया, तो भैया ये फर्स्ट ऑर्डर है। अगर ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में के नहीं आया तो फिर मैं जीरो ऑर्डर में ला के देखूंगा, जीरो में कांस्टेंट आ जाए, उसमें नहीं आया तो सेकंड में देखूंगा। तो जिस ये हिट एंड ट्रायल है, सारी इक्वेशंस पे लाके देखते रहो, जिसमें लग गया वहां बल्ले बल्ले है। इसलिए क्या बोला है इसको, हिट एंड ट्रायल मेथड। ऑर्डर निकालने का एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड हो गया बेटा ग्राफिकल मेथड। ये मेथड क्या है, सबके भैया ग्राफ प्लॉट कर लो। जैसे आपको अगर मैं कहूं तो सिंपल सी बात है भाई, जैसे कि अगर मैं कहता हूं लॉग जो मेरा 80 है यानी रिमेनिंग कंसेंट्रेशन है, उससे ग्राफ बना दूं वर्सेस टी, देखते जाना कैसे। जैसे देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में अगर ये कंसेंट्रेशन है और ये मेरी रेट है, कोई फर्क नहीं, कंसेंट्रेशन चेंज का रेट पे कोई फर्क नहीं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेटा, जीरो ऑर्डर। आ रहा है पेज पे सही? हाँ सही। अगर मैं बात करता हूं कि लेट से कंसेंट्रेशन मैंने ले लिया और रेट है, और कंसेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, रेट बढ़ती जा रही है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहां मैं कंसेंट्रेशन के साथ ले रहा हूं, और अगर लॉग के साथ लेना है तो क्या होगा, देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर के अंदर तो अगर मैं लॉग की बात करता हूं, ये आ गया, तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ भी हो गए हैं और इससे ऑर्डर निकालने का भी। तो मैं कर क्या रहा हूं कि इस तरह के ग्राफ बनाता हूं। अब यहां पर लॉग ए का ये इस तरह आ गया। अब अगर मैं मानता कि 1/a के साथ चलाऊं, मजा आता है इसका पूरा डिटेल लेने में। अब ये मेरा सेकेंड ऑर्डर हो गया। क्यों हो गया इस ग्राफ में सेकेंड ऑर्डर, कैसे
कहानी चल रही है। 1/a है, लेकिन देख लो इसमें, यहां पर कंसंट्रेशन पे था, यहां पर 1/a है, 1/a हो गया तो कंसंट्रेशन का इस तरह चला गया। और अगर मैं बात करूं सेकेंड ऑर्डर कंसंट्रेशन के साथ, तो बस कुछ नहीं, कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दूंगा तो ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन का क्यूब कर दूंगा तो ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। सिंपल सिंपल ग्राफ है, ग्राफिकल मेथड है, जिससे मैच करे वो ऑर्डर है। क्लियर है जी बात? तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपने देखा, हिट एंड ट्रायल, आप जो है उस तरीके से इसको ज्यादा बेटर तरीके से कर सकते हो। अब बच्चों एक होता है हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड क्या है? कुछ नहीं, बड़ा आसान है ये भी। भाई हमें ये पता है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से लगा के देख लो। 1 लगाओगे तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं हुआ, अब होता भी नहीं, 0.693 अपॉन लैम्डा होता है कंसंट्रेशन का, जो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लगाते हैं, बताया था पूरा, मैंने ड्राइव करके बताया था। अब यहां पर जो n मैंने लिखा है बेटा, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं एक ही रिएक्शन के दो सक्सेसिव हाफ लाइफ को लूं, सक्सेसिव हाफ लाइफ भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, जेई के हिसाब से चलते तो और मजा आता। उसमें हम क्या करते हैं, मान लो 100 ग्राम कोई चीज बची है, हाफ लाइफ उसकी है 10 मिनट, तो आफ्टर 10 मिनट्स 50 रह जाएगा। फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50 रह गया, 100 से 50 हो गया। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 50 से 25 हो गया। थर्ड हाफ लाइफ के बाद 25 से 12.5 हो गया। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 6.25 रह गया। तो ये हाफ लाइफ सक्सेसिव हाफ लाइफ होती हैं। इनका बड़ा मजेदार एक चीज होती थी, वो लेते एनसीईआरटी में, खैर क्योंकि बोर्ड के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं आ रहा था, खैर फिर भी मैंने क्योंकि आपसे वादा भी किया था कि ये टॉपिक मैं जरूर आपको लूंगा, तो ये मैं आपका जरूर इसमें कवर कर रहा हूं, ऑर्डर निकालने का तरीका। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेरिवेशन पे ध्यान ना दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे बहुत जरूरी है। तो अगर मैं दो डिफरेंट एक रिएक्शन की हाफ लाइफ ले लूं तो उस समय ये हो गई। उसी रिएक्शन के लिए अगर ये बात करूं तो ये हो गई। कोई दिक्कत? तो अब आ जाओ, हम व्हाट वी कैन से कि A1 एंड A2 आर द डिफरेंट, ये जो मैंने लिया है concentration, that is initial, of the same reaction। कोई दिक्कत तो नहीं? एक ही रिएक्शन के दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेके शुरू करा और वहां हाफ लाइफ को देखा। अब क्या होगा, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो। क्या बना? कोई दिक्कत? वही डिवाइड करा ना, तो दिस अपॉन दिस हुआ तो ये ऊपर आ गया A2, और दोनों की कॉमन पावर थी n-1, तो बना दिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब लॉग लेंगे। लॉग के ऊपर अमन सर का एक वीडियो है लॉगरिथम का, वो देख सकते हैं आप लोग। मैंने बात की थी तो उन्होंने, सर ने बताया कि है उनका, तो एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोर्स खींचना है तो एडिशनल मैं लॉग पे टाइम लगाऊं, फायदा क्या है। ये ले लिया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करें, अब बहुत आसान है, अगर 1 निकालना है, मतलब n निकालना है, तो क्या कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाओ, और अगर नीचे कैसे ले जाओगे ये भी देख लो। लॉग m/n है,
तो log m माइनस log n होगा। तो log t हाफ 1 माइनस log t हाफ 2 अपॉन log a2 माइनस log a1 is equal to n minus 1. So my n will be 1 plus log t half 1 t half 2 ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है ये, और इसके अंदर मैंने कोई खास चीज नहीं करी है। मैंने सिंपली क्या लिखा है, ऑर्डर कैसे निकाला जाए। पहला क्या था, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। दूसरा क्या था, ग्राफिकल मेथड। तीसरा है ये हाफ लाइफ मेथड। इसके ऊपर भी बहुत सवाल बनते हैं, पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन्स के अंदर। बोर्ड के अंदर आपका सिर्फ एनसीईआरटी के मैंने आपसे कहा ही था 4.16 से 4.19, 4.28 से 4.30 ऑलरेडी मैंने क्लास में करा दी है, और ऑर्डर का वो टेबुलर प्रॉब्लम यही बनना है। कल हमने मैकेनिज्म की बात भी कर ली थी, एंड आई होप वो भी बड़ा आसानी से क्लियर हो गया होगा सबको। और एक डिफरेंशियल मेथड और होता है, उसमें भी लॉग लेके ही करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो डिफरेंशियल मेथड में भी कोई बहुत बड़ा आपका इसमें रोल नहीं आना। अब फटाफट देखते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा कि डिफरेंशियल वाला मेथड छोड़ दूं। तो चलो करा ही देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं। जिन बच्चों को सिलेबस भगाने की जल्दी है उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये बता रहा हूँ, क्योंकि ये फिर से वही चीज़ है, जेई के हिसाब से भी आ रही है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, क्या कर सकते हैं। मन नहीं मान रहा यार छोड़ने का ना, किसको छोड़ के भागा जाए। चलो तो अब आ जाओ वेंट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। अब ये क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, बहुत आसान, हमने पहले भी पढ़ा था कि भाई वो हमारा डी ए बाई डी टी वाला जो कॉन्सेप्ट था कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर एन, यही तो होता है। अब मान लो ये पहले, अब जैसे हमने इंटीग्रेशन में कहा, एक ही रिएक्शन की हमने दो इनिशियल कंसंट्रेशन देखी, एक ही रिएक्शन ले रहे हैं ताकि के पे ज़्यादा इंपैक्ट ना आए, के सेम रहे। तो यहां भी लो टू डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए ले लिया, A1 एंड A2, तो माइनस dA1 बाई डी टी इज इक्वल टू के A1 की पावर n, और दूसरी ले लो के A2 की पावर n, ठीक है। अब वन वाले में से सेकंड वाले को माइनस कर दो, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इसमें देखा और इसमें देखा, तो ये हो जाएगा माइनस dA1 बाई डी टी माइनस dA2 बाई डी टी इज इक्वल टू के A1 की पावर n माइनस के A2 की पावर n। कोई दिक्कत? अब क्या करें, सिंपल, अब वही चीज लॉग ले लो फिर से। अब इसका भी लॉग ले लो, इसका भी लॉग ले लो, चाहते तो यहां भी लॉग ले लेते तो भी चल जाता काम। पहले ले लो बाद में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब लॉग लेके n निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो भी आराम से कर सकते हैं इसको, कि यहाँ भी लॉग ले सकते थे आप, और यहाँ लॉग लेते तो क्या होता,
log k प्लस n log a1। यहाँ भी खैर अल्टीमेटली वही आना है, यही बनेगा, और माइनस करके तो यही माइनस भी हो जाएगा, तो फाइनली वो भी आप आराम से कर सकते हो। तो अब इसमें देखो अब क्या होगा, n बाहर आ गया, k से k कट जाएगा, उसमें काम हो जाएगा, कोई दिक्कत। दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो बच्चों अब इसके अंदर फिर सवाल थोड़ा सा देखेंगे, जिस बच्चे को मैं स्पेसिफाई कर दूंगा अपने वर्कशॉप के अंदर कि ये वाला हिस्सा अब बोर्ड के हिसाब से चल रहा है और ये वाला हिस्सा जेईई और एडवांस के हिसाब से चल रहा है। तो आप जो बच्चे बोर्ड का ही सिलेबस कराना चाहते हैं वो आप उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो आधे घंटे का सेशन मैंने प्लान किया हुआ है, जो आपके मैं बार बार कह रहा था कि ऑर्गेनिक के साथ मैं फिजिकल का देना शुरू कर दूंगा, तो वो आपका आना शुरू हो जाएगा। ऑर्गेनिक के साथ फिजिकल वाला, जिसको उसमें नहीं देखना वो मत देखना, मैं बिल्कुल सेपरेट कर दूंगा दोनों चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं, ताकि कोर्स फास्ट खिंच जाए। तो आइए फटाफट देखते हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ोगे बच्चों? देखो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑर्गेनिक में क्या क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 4 ही टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला है IUPAC नॉमेनक्लेचर, दूसरा है नेम रिएक्शन, तीसरा है कन्वर्जन, और चौथा है फंक्शनल टेस्ट और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। फंक्शनल टेस्ट या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट, थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम्स यानी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले देखो 4 चैप्टर हैं इसके अंदर। हेलोजन डेरिवेटिव, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 1 एंड 2। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 1 में अगर बात करता हूं तो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर है। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड 2 में बात करता हूं तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड उसमें अमाइंस है। ऑर्गेनिक का अगर आप ध्यान से सोचें, देखो थोड़ा तो टाइम लग जाएगा बेटा चीजों को क्लियर करने में, ठीक है, लेकिन मैं पूरी तरह फास्ट ही भगाऊंगा एनसीईआरटी, अब टेंशन ना लो। कोर्स जल्दी खत्म करेंगे, दिसंबर में खत्म कर देंगे, तुम फरवरी की बात ही छोड़ो, दिसंबर में खत्म कर देंगे कोर्स, घबराओ ही मत। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ज़्यादा, मैंने ग्रुप में देखा है बच्चे चाह भी रहे हैं कि फास्ट करो, तो फास्ट ही करेंगे और 20-22 दिसंबर तक कोर्स वाइंड अप, 10 दिन 12 दिन में खत्म कर देंगे, टेंशन ना लो, फटाफट भगाएंगे। तो बेसिक बात क्या है, अगर ध्यान से सोचोगे तो कॉन्सेप्चुअली ये पॉइंट आता है कि कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड बना रहा है। अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन है जी? ग्रुप अगर देखा जाए तो कार्बन 14 में तो ग्रुप 15 वाले आएगा, नाइट्रोजन फैमिली। तो आपकी सेकेंड एनसीईआरटी में एक डेरिवेटिव है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड यानी अमाइंस। उसके बाद है बेटा ऑक्सीजन, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ऑक्सीजन के भी कंपाउंड बन रहे हैं। और बड़ी कमाल की बात है, ऑक्सीजन के तो बहुत ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं। कितने सारे कंपाउंड हैं? 2 बड़े बड़े चैप्टर हैं, इसलिए हमने क्या बोला कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले अगर एटम देखेंगे तो वो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डेरिवेटिव बनाएंगे। तो कार्बन ने जो डेरिवेटिव बनाए हैं वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही बनाए हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप 4 चैप्टर देखते हो। एक है पहले हेलोजन डेरिवेटिव यानी हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, इन्हें कहा जाता है हेलोजन डेरिवेटिव्स। और ये हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मैं वैसे अभी तक बोर्ड पे लिखने के साथ आपको लिखवाता हुआ चलता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर आप लिखते हुए चलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बट जैसा कि आप में से कई बच्चों ने बोला भी था कि सर उससे स्पीड स्लो हो रही है, स्पीड की मैटर तो बात की थी पहले, आपका मतलब था कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। बट ठीक है, जैसा आप पीपीटी चाह रहे हो तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स मैं पीपीटी पे लाऊंगा और फटाफट कोर्स खत्म करूंगा। तो ये हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन बच्चे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सेकंड वाला है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। थर्ड है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड फिर फाइनली आपका है अमाइंस।
अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे इफेक्टिवली कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब बेसिकली कार्बन से ज्यादा सारे ग्रुप जो हैं वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ चल रहे हैं, तभी जाके ये कार्बन के साथ डेरिवेटिव बनाते हैं। चलिए, तो अभी हम चैप्टर वाइज तो बात करेंगे। सबसे पहले जो 4 टॉपिक मैंने बोले थे उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है नॉमेनक्लेचर। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग या आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। जस्ट अ सेकेंड। सो नाउ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात जरा करते हैं बच्चों। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में नाम कैसे लिखते हैं? देखो, वैसे मेरा पूरा प्लान था कि मैं 1-2 लेक्चर नॉमेनक्लेचर के ऊपर लगाऊं, लेकिन अब देखो जरा फटाफट कैसे होता है कि नेमिंग में अगर बात करूं तो आपको नाम लिखते हुए एक बात का ध्यान रखना है, भाई किसी भी नाम के 3 बड़े हिस्से होते हैं। जैसे मान लो कि आपका नाम है मिस्टर आशीष मिश्रा, तो मिस्टर नाम के पहले लग रहा है तो वो हो गया प्रीफिक्स, आशीष हो गया वर्ड रूट और मिश्रा हो गया सफिक्स। तो नाम के 3 चीज हो गए। पहला हुआ जी प्रीफिक्स, नाम के पहले लगने वाला, फिर आएगा नाम के बाद लगने वाला सफिक्स, और एक हो गया वर्ड रूट बीच में। जैसे आशीष की बात करता हूं तो बीच में हो गया। आपके हिसाब से नाम का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा क्या हुआ? आप कहेंगे जी आशीष, नहीं भैया मिश्रा, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू अ कम्युनिटी। मिश्रा एक लार्जर नंबर ऑफ पीपल हैं, उनकी बात हो रही है ना। तो उसी तरीके से मिस्टर एक प्रीफिक्स है, उसका कोई खास मतलब नहीं है, बट सफिक्स आपकी प्रॉपर्टीज को कुछ हद तक डिफाइन करता है। अब देखो जरा, मैंने क्या करा, जैसे एक छोटा बच्चा किसी के यहां पैदा होता है, उसका नाम रखने के लिए लेट्स से आप जाएंगे तो पंडित जी नाम रख रहे हैं, या मौलवी जी रख रहे हैं, या ग्रंथी साहब रख रहे हैं, या फादर रख रहे हैं, तो उन सबके पास एक किताब होती है जिसमें ढूंढते हैं कि हाँ जी इस बंदे का नाम इस पे आएगा। तो उस किताब को जनरली जब अगर पंडित जी के पास जा रहे हैं तो वो कहते हैं पंचांग। मैंने भी इस नाम के इन 3 हिस्सों के 5 हिस्सों की तरह बात करी है, उसे मैं कहता हूं द पंचांग फॉर्मूला। प्रीफिक्स को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया। पहला हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट ही रहा है। सफिक्स को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, दिस इज सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस इज प्राइमरी प्रीफिक्स, दिस इज प्राइमरी सफिक्स, दिस इज सेकेंडरी सफिक्स। नाउ सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है ना बच्चे, ये बताता है कि क्या ये कंपाउंड, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें साइड चेन कितनी है। इस वाले जो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, साइड चेन कितनी है। अब जरा 3 से 4 मिनट मेरी बात सिर्फ सुनते जाना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं एग्जांपल लूंगा, लेकिन सुनते चले जाना। यह बताता है कि साइड चेन कितनी है, साइड चेन सुनते जाना। अभी यह बताएगा कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। साइक्लिक मतलब जहां से शुरू वहीं पर खत्म हो रहा है, कोई और या छोर नहीं है। ये बताएगा बेटा कार्बन नंबर कितने हैं। कार्बन नंबर कितने का मतलब हुआ कि भैया अगर जैसे था ना, कार्बन नंबर 1 होता है तो उसे कहते हैं मेथ, कार्बन नंबर 2 होता है तो उसे कहते हैं एथ, 3 वाले को प्रॉप। 10th में पढ़ के भी आया और ये आई थिंक आप सबको आता भी है। प्राइमरी सफिक्स बताता है कि भैया ये एन है, इन है या आइन है। और फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है कि फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है दोस्तों? बड़ी सीधी सी बात है। मान लो आपने 2 बोतल दारू पी ली क्लास के बाद, है ना, तो अब आपने दारू पी ली भाई साहब, अब आप झूम रहे हैं, अब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना शुरू हो गया है। झूम रहे हैं ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। साइड बाय साइड दारू पीने से आपके लीवर पे इफेक्ट आएगा, किडनी पे इफेक्ट आएगा, तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी भी इफेक्ट हो गई। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, क्योंकि अल्कोहल ने आपकी फिजिकल ते केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव ला दिया। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ? सबसे पहले ये लिख देंगे, एन एटम
or group of atoms, an atom or group of atoms which can alter मतलब जो उसको बदलाव ला दें, the physical and chemical properties of an organic कंपाउंड। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आप अल्कोहल वगैरह सब देखते हैं ये फंक्शनल ग्रुप हैं। हेलोजन, अब समस्या यह है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत ज्यादा है, तो वो इस तरह से फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट नहीं करते। मान लीजिए हमारी क्लास में अंबानी जी का बच्चा पढ़ने आ जाए, अब भैया वो तो एक बहुत अमीर बात हो गई। अब वो बड़ी बड़ी गाड़ी में आ सकते हैं, वो चॉपर में आ सकते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि भैया कोई बात नहीं, वो तो आ सकते हैं, हमारी सेहत पे फर्क नहीं है, क्योंकि उनकी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में बड़ा फर्क हो गया। ऐसे ही कार्बन और हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत फर्क हो गया, तो ये बहुत ज्यादा हाइड्रोकार्बन की चेन पे इफेक्ट नहीं करते हैं बच्चों। लेकिन अगर हमारी क्लास में पढ़ने वाला हमारे जैसा कोई बच्चा, मान लीजिए एक महंगा फोन ले आया, अब उसकी और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत फर्क नहीं है, अब हमें टेंशन हो जाएगी, भाई ये ले आया तो हम भी लाएंगे, फिर शुरू हो गया ये काम, चलो कोई नहीं, ये लाया तो हम भी लाएंगे। तो मुद्दा ये है, हमारी सेहत पे वो फर्क डालेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे से कंपेरेबल है, जिसकी बहुत ज्यादा है वो तो नहीं डालेगा। तो हेलोजन जो है वो साइड चेन की तरह आप लिखेंगे, यानी आइडो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, इनको आप एज अ फंक्शनल ग्रुप यानी एज अ सेकेंडरी सफिक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे बहुत इंपैक्ट नहीं डालते। चलिए दोस्तों, फंक्शन को समझ में आ गया। अब देखिए इस पंचांग फॉर्मूले को यूज करके, 5 अंग हैं इसके, 1 2 3 4 5, इसको यूज करके एक नाम लिखते हैं। मान लीजिए इसका नाम लिखना है हमें, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिए हैं इस वाले स्ट्रक्चर में, ग्रेजुअली हाइड्रोजन आप लगा लेंगे, ज्यादातर मैं नहीं लगाऊंगा। अब चलेंगे बेटा, सबसे पहले पंचांग फॉर्मूले को देखेंगे। जैसा मैंने कहा कि सबसे ज्यादा वेटेज फंक्शनल ग्रुप की होती है, क्योंकि वही फिजिकल से केमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट करता है। जैसे मैंने कहा ना, आपके नाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपका सफिक्स है, वैसे ही पंचांग फॉर्मूले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी सेकेंडरी सफिक्स है, क्योंकि वो डिफाइन कर रहा है प्रॉपर्टीज को, वो डिफाइन कर रहा है फंक्शन ग्रुप जो है वो प्रॉपर्टीज को अच्छे से बता रहा है। सो सबसे पहले देखो क्या स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है, इस स्ट्रक्चर में फंक्शन ग्रुप नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर ये नहीं है तो अब वेटेज दी जाएगी प्राइमरी सफिक्स को। अब देखो क्या इस स्ट्रक्चर में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो पहले देखेंगे क्या फंक्शन ग्रुप है, अगर वो नहीं है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे क्या वो हैं, वो भी नहीं है। फिर देखेंगे बेटा कार्बन नंबर कितने हैं, यानी अब आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। ध्यान रखिए बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते हैं ना, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखनी, सबसे पहले देखना है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर देखना है क्या डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। अगर ये दोनों मौजूद नहीं है, ध्यान रखिए, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब आप देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो यहां पर अगर देखूं लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 ये तो नहीं हो सकती जी, तो 1 2 3 4 ये हो सकती है जी, 1 2 3 4 ये भी हो सकती है जी। तो अब मैंने सीधी वाली चेन ले ली, ये मेरी पेरेंटल चेन है। कैसी चेन है बेटा, मेरी मेन चेन, पेरेंटल चेन। आपका बर्थडे था, आपने अपने दोस्त को बुलाया, दोस्त अपने साथ अपने भाई को भी ले आया, अब आपका दोस्त आपकी मेन चेन है और दोस्त का भाई आपकी साइड चेन है। तो ये वाली आपकी मेन चेन हो गई बच्चे, और ये वाली साइड चेन हो गई। क्लियर है, कोई दिक्कत? अब देखो क्या मजे की बात है, अगर ये CH4 होता
जो ये साइड चेन है, तो इसको बोल देते मीथेन, क्योंकि ये CH3 है तो इसे कहा जाएगा मिथाइल। तो आप ये बोलेंगे कि एल्केन -1H, एल्केन -1H इज योर एल्काइल। तो इथेन -1H क्या हो जाएगा? इथाइल। प्रोपेन -1H क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। इस तरह चलना है दोस्तों। चलिए, तो अब पंचांग फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैं नाम लिखने गया था तो मैं सबसे पहले देख रहा था कि सफिक्स है या नहीं, फिर मैंने देखा था कि डबल ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, फिर देखा था कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, और फाइनली साइक्लिक हो रही है। जब लिखूंगा तो मैं लिखूंगा ऐसे ही, यहां से लिखूंगा नाम। तो सबसे पहले लिखूंगा साइड चेन। क्या लिखूंगा बच्चे? साइड चेन। कौन सी है? ये है मिथाइल, ये साइड चेन है। अब सवाल आएगा नंबर कौन सा दूं। देखो बेटा, मान लो आपका बर्थडे था, आपने हम सबको पार्टी दे दी, हम सब पहुंच गए। हिंदुस्तानी है, पार्टी के नाम पे तो पहुंच ही जाते हैं। अब हम सब पहुंच गए, वहां जाके आपने देखा भीड़ बहुत हो गई, क्या करा जाए? अब आपने ये कहा कि ठीक है भैया, चलो गुरुद्वारे चलते हैं, लाइन से बैठ जाएंगे, लंगर खिलाएंगे। मैंने चलो बढ़िया है। अब गुरुद्वारे ले गए, सबको लाइन से बैठा दिया। अब आपका बर्थडे है तो आप ही सब्जी की बाल्टी लेके चले, खिलाओ, मैं ही खिलाऊं। कभी लंगर खाया हो आपने, आपको आइडिया होगा। लाइन के उस तरफ से आपका एक दोस्त बैठा है, उस तरफ से बैठा है, तो वहां से उसका नंबर, अगर वहां से बांटना शुरू करते हो सब्जी तो तीसरा आता है, और यहां से सब्जी बांटना शुरू करते हो तो 10वां नंबर आता है उसका। अब आपका खास दोस्त है, दोस्त छोड़ो, क्रश है आपका, तो वहां से सब्जी बांटोगे तो तीसरा नंबर है, यहां से बांटोगे तो 10वां नंबर है। कहां से बांटोगे भैया? वहीं से जहां से नंबर कम आएगा उसका, सीधी सी बात है। तो अब आप अगर नंबरिंग शुरू करो, यहां से शुरू करो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पे मिथाइल आता है, और यहां से शुरू करो तो फर्स्ट, सेकंड पे आता है। आपको नंबरिंग वहां से देनी है जहां से कम लगे, इसे बोलते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। खैर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस पे देखो, तो इसका नाम हो जाएगा, सबसे पहले पंचांग फॉर्मूले में क्या लिखते हैं हम? साइड चेन। क्या लिखते हैं बेटा? साइड चेन। तो इसका सबसे पहले लिखो, क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल। सेकंड नंबर पे मिथाइल हो गया। फिर देखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, वो बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। आपको देखना है क्या ये चेन साइक्लिक है? नहीं भैया, ये चेन साइक्लिक नहीं है। साइक्लिक कैसे होती? ऐसे वाली क्लोज चेन। वैसे जो बच्चे चाहेंगे तो उनको मैं ऑर्गेनिक बिल्कुल शुरुआत से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बता देना बेटा ग्रुप में, कोई बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाह रहा हो तो मैं इन क्लासेस के अलावा बता दूंगा। ये क्लासेस अब सीधा कोर्स कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, इनके अलावा एक्स्ट्रा क्लास के लिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं बता दूंगा। उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, एलिफेटिक क्या है, साइक्लिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, हक्कल रूल क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है, रेजोनेंस क्या है, इंडक्टिव क्या है, वो वहां ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड कोर्स पे जा रहे हैं, बिकॉज बोर्ड का बच्चे ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। तो 2 मिथाइल, और उसके बाद बेटा क्या देखेंगे? क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? नहीं तो 0 लगा दो, फॉर्मूले के हिसाब से 0 लगा दिया। वर्ड रूट देखो, अब वर्ड रूट में 4 कार्बन है, मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो वर्ड रूट हो गया 4 का, तो लगा दो ब्यूट। अब देखो बेटा, ब्यूट लगा दिया। अब सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन लगा दो। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है? नहीं, 0 लगा दो। लेकिन आपको अपने बोर्ड में इस तरह नहीं लिखना, नाम लिखने के लिए तरीका बताया है। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? तो आज हमने पहले पढ़ा एक्सपेरिमेंटल। अब ये शोर मचना शुरू हो गया ना थोड़ा सा, फिर मैं रात को शूटिंग करूंगा। पहले हमने फटाफट पढ़ लिया काइनेटिक्स के अंदर कैसे वो ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं।
फिर हमने देख लिया कि ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कैसे करा जाएगा, उसके बारे में हमने बात कर ली। शुरू करिए बात, अभी चलेगा नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बोर्ड वाले बच्चों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा नॉमेनक्लेचर करना जरूरी है ना, और बेसिक से करना जरूरी है। और थोड़ा सा सकता है कि आधा पौन घंटा इसमें एक्स्ट्रा लग जाए और कोर्स की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए, बट कोई नहीं, हम उसको फिर खींच लेंगे। कल संडे को मेरी क्लास आएगी बच्चों, अलॉन्ग विद वर्कशॉप, जिसमें मैं नॉमेनक्लेचर खत्म करूंगा। बिकॉज ऑफ दिस शोर मैं करा नहीं पाया आपको ना, लेकिन कल वाली पूरी नहीं हो पाई ना ये, तो मैं कल करूंगा इसको। चलो आज रोकता हूँ इतना फिर मैं।